ये एनसीईआरटी पॉलिटी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है उच्च न्यायालय अध्याय 18। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा, भारत की एकीकृत न्यायिक व्यवस्था के पदानुक्रमिक सोपान में उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय से नीचे है और राज्यों के स्तर पर सर्वोच्च न्यायपालिका है। कौन? उच्च न्यायालय। राज्य के न्यायिक व्यवस्था में उच्च न्यायालय की स्थिति जो है, हाईकोर्ट की जो स्थिति है वो शीर्ष पर होती है। भारत में उच्च न्यायालय का गठन 1862 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में हुआ। 1866 में चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना इलाहाबाद में हुई। इसके बाद ब्रिटिश भारत में अधिकांश प्रांतों में अपना उच्च न्यायालय स्थापित किया गया। 1950 के बाद प्रांतीय उच्च न्यायालयों को ही राज्य के उच्च न्यायालय का नाम दे दिया गया। भारत के संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय के गठन की व्यवस्था की गई है। लेकिन याद रखिएगा, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में सरकार को यह अधिकार दे दिया गया है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। यानी जो एक हाईकोर्ट है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों के लिए जो है कार्य कर सकती है। ठीक है। और वर्तमान में अगर बात करें तो भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, जिनमें से 5 संयुक्त उच्च न्यायालय है। न्यायालय की अधिकारिता में संशोधन का जो अधिकार है वो संसद को दिया गया है। दिल्ली और जम्मू कश्मीर ऐसे संघ राज्य क्षेत्र हैं जिनका अपना उच्च न्यायालय है। याद रखिएगा, उच्च न्यायालय का जो गठन है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 216 में कहा गया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे। अनुच्छेद 224 में प्रावधान भी किया गया है। यह प्रावधान क्या किया गया है कि अगर आवश्यकता पड़े तो अतिरिक्त न्यायाधीशों और कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। तो अनुच्छेद 224 और अनुच्छेद 216 इसको ध्यान में रखिएगा। संविधान में इस बात का जिक्र नहीं है कि विभिन्न उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी। इसे राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया गया है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या के संबंध में संविधान में स्पष्ट उल्लेख किया गया है। याद रखिएगा। इसके बाद न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है इसके बारे में देख लेते हैं। अनुच्छेद 217 के अनुसार राष्ट्रपति निम्नलिखित से परामर्श करने के बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। राष्ट्रपति किनसे परामर्श करने के बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश से और संबंधित राज्य के राज्यपाल से, यानी जिस राज्य में न्यायाधीशों की नियुक्ति होना है वहां के राज्यपाल से परामर्श करेगा। इसके बाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। संविधान का यह उपबंध जो है अब व्यवहारिक स्तर पर बदल चुका है। सर्वोच्च न्यायालय ने 1993 में न्यायाधीशों के दूसरे मामले में इन नियुक्तियों में कार्यपालिका की भूमिका शून्य कर दी है। 1998 में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा राष्ट्रपति के संदर्भ पर यानी प्रेसिडेंटियल रेफरेंस पर विचार करते हुए न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण से संबंधित विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं। ये मार्गदर्शक जो सिद्धांत हैं क्या है? इन सिद्धांतों के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति तथा 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों का कॉलेजियम करता है। यह समूह उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के राय पर भी ध्यान देता है। इसके अतिरिक्त यदि वह चाहे तो उस उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों तथा सर्वोच्च न्यायालय के उन न्यायाधीशों जो उस उच्च न्यायालय में कार्य कर चुके हैं इनसे भी सलाह ले सकता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद न्यायाधीशों की जो योग्यता है वो अनुच्छेद 217(2) में मतलब कि वर्णित है। तो योग्यताएं क्या होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक हो, उसे भारत के न्यायिक कार्यों में 10 वर्ष का एक्सपीरियंस हो अथवा वह उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालयों में 10 वर्ष तक जो है अधिवक्ता रह चुका हो। इसके बाद शपथ या प्रतिज्ञान, ओथ, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों को राज्यपाल या उसके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है और इस शपथ के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो निम्नलिखित है। क्या बिंदु हैं? तो भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखना, भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखना और सम्यक आचरण और श्रद्धा पूर्वक अपनी योग्यता, ज्ञान और विवेक से भय, पक्षपात, अनुराग और द्वेष के बिना पद के कर्तव्यों का पालन करना और संविधान और विधि की मर्यादाएं बनाए रखना। तो ये है इनका शपथ। कार्यकाल के बारे में देख लेते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल
62 ईयर्स, याद रखिएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 62 वर्ष के आयु तक होता है। इससे पहले भी वह अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को भेजकर पद मुक्त हो सकता है। न्यायाधीशों की जो न्यूनतम आयु है, मिनिमम एज, इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन न्यायपालिका की आंतरिक और औपचारिक प्रक्रिया के अनुसार अगर बात करें तो न्यायाधीशों की नियुक्ति तभी की जा सकती है जब वह 45 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। न्यायाधीशों के आयु से संबंधित किसी प्रश्न का निराकरण भारत के मुख्य न्यायाधीश के सलाह से राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। उसकी नियुक्ति उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के रूप में हो जाने पर या उसका किसी दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण हो जाने पर वह पद छोड़ देता है। न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। संविधान में सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा न्यायाधीशों को निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार हटाया जा सकता है, जिसके लिए संसद एक विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में निम्न प्रक्रियाएं जो है वर्णित हैं। पहला जो प्रक्रिया है कि लोकसभा के 100 सदस्यों और राज्यसभा के 50 सदस्यों के हस्ताक्षर पत्र वाले प्रस्ताव को सदन के अध्यक्ष अथवा सभापति को सौंपना होगा। इसके बाद अध्यक्ष या सभापति प्रस्ताव को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता है। तीसरा, यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो अध्यक्ष या सभापति आरोपों के जांच के लिए जो है 3 सदस्यीय समिति का क्या करेगा, गठन करेगा, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो 3 सदस्यीय जो समिति के सदस्य होंगे कौन कौन होंगे, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का कोई अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, इन 3 सदस्यीय समिति के जो सदस्य होंगे वो होंगे कौन कौन, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का कोई अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और एक प्रख्यात विधिवेत्ता। देखिए, यदि समिति इस निष्कर्ष पर पहुंच जाती है कि न्यायाधीश कदाचार का दोषी होने के कारण या अन्य आधार पर अयोग्य है तो सदन इसके विरुद्ध महाभियोग के प्रस्ताव पर विचार करता है। संसद के दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति के पास संतुति के लिए जो है भेजा जाता है, तब राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटा सकते हैं। वेतन और भत्ते के बारे में देख लेते हैं। देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन व भत्तों को जो है संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। इनमें न्यायाधीशों के कार्यकाल के दौरान अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, अपवाद है एक वित्तीय आपातकाल, इस समय परिवर्तन किया जा सकता है। इनके मतलब कि वेतन भत्तों में चेंजिंग की जा सकती है, लेकिन वित्तीय आपातकाल जब लागू हो तब। देखिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन है 2,50,000 रुपए प्रति माह और अन्य न्यायाधीश का जो वेतन है 2,25,000 रुपए प्रति माह। इसके अतिरिक्त उन्हें सरकारी भत्ता, निःशुल्क आवास, चिकित्सा, वाहन एवं टेलीफोन सुविधाएं आदि प्रदान की जाती है। सेवानिवृत्ति के बाद मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश उनके द्वारा आहरित अंतिम माह के वेतन का 50% प्रति माह पेंशन पाने के हकदार हैं। न्यायाधीशों का जो स्थानांतरण है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद राष्ट्रपति एक न्यायाधीश का स्थानांतरण एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकता है। स्थानांतरण के पश्चात वह वेतन के अतिरिक्त ऐसे प्रतिपूरक भत्तों का हकदार है जो संसद के द्वारा निर्धारित किए जाएं। तृतीय न्यायाधीश मामले 1998 में उच्चतम न्यायालय ने विचार दिया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के स्थानांतरण के विषय में भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं इनको उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों, 2 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों, एक उस उच्च न्यायालय के एक कौन होगा उस उच्च न्यायालय से जहां के न्यायाधीश का स्थानांतरण हो रहा है तथा एक उस उच्च न्यायालय से जहां वो स्थानांतरित किया जा रहा है। तो जहां मतलब कि जहां से ट्रांसफर हो रहा है और जहां उसकी नियुक्ति होना है, इन दोनों जगहों से जो है परामर्श करना चाहिए। ठीक है, और इस तरह केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय से ही परामर्श प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, तो याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो उच्च न्यायालयों की जो स्वतंत्रता है इसके बारे में देख लेते हैं। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन तथा न्यायालय के सभी प्रशासनिक खर्चों को अनुच्छेद 229 के तहत संबंधित राज्य के संचित निधि पर यानी कंसोलिडेट फंड ऑफ स्टेट पर भारित व्यय घोषित किया गया है। अनुच्छेद 121 में अगर बात करें तो स्पष्ट कर दिया गया है कि जो सर्वोच्च या उच्च न्यायालय है, सर्वोच्च या उच्च न्यायालय जो है
वो किसी न्यायाधीश के द्वारा अपने कार्य के क्रियान्वयन के संबंध में किए गए आचरण पर संसद में चर्चा नहीं की जाएगी। तो सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के द्वारा अपने कार्य के मतलब कि क्रियान्वयन के लिए कार्य को करने के संबंध में किए गए आचरण और आचरण पर जो है संसद में जो है इस पर चर्चा नहीं की जाएगी। और संविधान के जो अनुच्छेद 220 है इसके तहत अगर बात करें तो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए नियम है कि वे सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अतिरिक्त भारत के किसी भी न्यायालय या अधिकरण में वकालत नहीं कर सकते। अनुच्छेद 229 के अंतर्गत अगर बात करें तो प्रत्येक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शक्ति दी गई है वह न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति कर सकें। न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की सेवा शर्तें निर्धारित करने का जो अधिकार है मुख्य न्यायाधीश को दिया गया है। उच्च न्यायालय की अधिकारिताएं एवं शक्तियां क्या है, तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। उच्च न्यायालय की अधिकारिताएं और शक्तियां। उच्च न्यायालय सामान्यतः अपीलीय न्यायालय है। उच्च न्यायालय क्या है? एक अपीलीय न्यायालय है। अतः उच्च न्यायालय के समक्ष आने वाले अधिकांश मामले जिला न्यायपालिका के निर्णय के विरुद्ध अपील के रूप में आते हैं, परंतु भारत के कुछ उच्च न्यायालयों में सिविल मामले भी सीधे लाए जा सकते हैं। कलकत्ता, मद्रास व मुंबई उच्च न्यायालय के समक्ष सिविल मामले सीधे लाए जा सकते हैं। तो कलकत्ता, मद्रास और मुंबई याद रखिएगा। उच्च न्यायालय को देखिए, उच्च न्यायालय को आपराधिक या दीवानी मामले में किसी प्रकार की आरंभिक अधिकारिता नहीं है, जिसका अभिप्राय यह है कि आपराधिक मामले जनपद न्यायालय से अपील के बाद ही उच्च न्यायालय में लाए जा सकते हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव से संबंधित विवाद सीधे उच्च न्यायालय में सुने जाते हैं। इसके बाद रिट पावर जो है, रिट शक्ति जो है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, उच्च न्यायालयों के द्वारा मूल अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण नामक रिट जारी की जाती है। इसके बारे में इससे पहले भी हम लोगों ने चर्चा किया है। देखिए, उच्च न्यायालय को अपने भूभाग के निवासियों के अतिरिक्त उन व्यक्तियों के विरुद्ध भी रिट जारी करने का शक्ति प्राप्त है जिन्होंने विधि विरुद्ध कोई कार्य संबंधित उच्च न्यायालय की अधिकारिता वाले राज्य में किया हो, और इसका जिक्र अनुच्छेद 226 में किया गया है, याद रखिएगा। देखिए, इसके बाद अगर बात करें, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर बात करें तो उच्च न्यायालयों की रिट अधिकारिता सर्वोच्च न्यायालय के अपेक्षा अधिक व्यापक रूप में प्राप्त है। तो आर्टिकल 226 के अनुसार अगर बात करें तो जो उच्च न्यायालय है इसकी जो रिट अधिकारिता है वो सर्वोच्च न्यायालय से कहीं ज्यादा है, व्यापक है। उच्च न्यायालय के द्वारा मूल अधिकारों के रक्षा के अतिरिक्त अन्य अधिकारों के रक्षा के लिए भी रिट जारी की जा सकती है। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में वैधानिक अधिकार है जिसकी रक्षा के लिए उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या का भी अधिकार है। जो हाई कोर्ट है इसको संविधान की व्याख्या करने का भी अधिकार दिया गया है। यह मूल अधिकारों को भी रक्षा करता है और मूल अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालयों में जनहित याचिकाएं PIL भी दायर की जा सकती है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, PIL का फुल फॉर्म क्या होता है आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा किया है। उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता की उच्चतम न्यायालय से तुलना तो कर लेते हैं, देख लेते हैं। उच्च न्यायालय की जो रिट अधिकारिता है इसकी तुलना जो है मतलब उच्चतम न्यायालय से करते हैं। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में जो रिट अधिकारिता है इसकी जो तुलना है अगर बात की जाए तो उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के द्वारा की जाने वाली रिटों की प्रकृति समान है। तो अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 जो है वह उच्चतम न्यायालय से संबंधित और अनुच्छेद 226 जो है इसका संबंध उच्च न्यायालय से है। और इन दोनों को जो रिट की शक्ति है इसकी जो प्रकृति है वो समान है। उच्चतम न्यायालय की रिट संपूर्ण भारत में मान्य है जबकि उच्च न्यायालय की रिटें राज्य क्षेत्रीय सीमाओं तक ही समान, मतलब कि कह सकते हैं कि जो उच्चतम न्यायालय के द्वारा रिट जो होगा वो संपूर्ण भारत में मान्य होगा, लेकिन जो उच्च न्यायालय की जो रिट है आर्टिकल 226 के तहत इसका जो क्षेत्र होगा वो राज्य क्षेत्रीय सीमाओं तक ही मान्य है। उच्चतम न्यायालय की रिट अधिकारिता स्वयं एक मूल अधिकार है जबकि उच्च न्यायालय की अधिकारिता संवैधानिक अधिकार है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अगर बात करें तो उच्च न्यायालय मूल अधिकारों और किसी अन्य प्रयोजन के लिए रिट निकाल सकता है। इस अर्थ में उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता उच्चतम न्यायालय से अधिक विस्तृत है।
उच्च न्यायालय केवल मूल अधिकारों के हनन की स्थिति में यह रिट निकाल सकता है, जबकि उच्च न्यायालय इसके साथ साथ किसी भी अन्य विधिक अधिकार को भी प्रवृत्त कराने के लिए रिट निकाल सकता है। देखिए इस अनुच्छेद अनुच्छेद 226 के अधीन, तो इस अनुच्छेद के अधीन उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता मूल अधिकारों के उल्लंघन तक ही सीमित नहीं है, याद रखिएगा। इसके बाद अपीलीय जो न्यायालय है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए अपीलीय जो न्यायालय है, उच्च न्यायालय मूलतः एक अपीलीय न्यायालय है। जो उच्च न्यायालय मूलतः क्या है, एक अपीलीय न्यायालय है। इसमें संबंधित राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों के विरुद्ध सुनवाई की जाती है। इसके अंतर्गत दीवानी और आपराधिक दोनों प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाती है। जिन मामलों में जनपद न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, जिन मामलों में अगर बात करें तो जनपद जो न्यायालय डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट है, इसने अगर 7 वर्ष की सजा सुनाई है, उसके विरुद्ध 7 वर्ष की अगर सजा उसने सुनाई है तो उसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। अन्य महत्वपूर्ण मामलों में भी जो है उच्च न्यायालय में अपील करने का प्रावधान है। देखिए राज्य में स्थित सभी अधिकरणों यानी जो ट्रिब्यूनल्स हैं, तो राज्य में स्थित सभी अधिकरणों पर जो है उच्च न्यायालय का नियंत्रण होता है तथा इन अधिकरणों के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध भी उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, याद रखिएगा। भारत के कुछ उच्च न्यायालयों में जैसे इलाहाबाद, मुंबई, कोलकाता, मद्रास और पटना उच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश के खंडपीठ के निर्णयों की उसी उच्च न्यायालय में उससे बड़ी खंडपीठ में अपील की जा सकती है और इस प्रकार की अपील को लेटर्स पेटेंट की अपील कहा जाता है, याद रखिएगा। लेटर्स पेटेंट की अपील कहा जाता है। तो बात समझ में आ गई। कहने का मतलब यह है कि भारत के कुछ जो उच्च न्यायालय हैं जैसे इलाहाबाद, मुंबई, कोलकाता, मद्रास और पटना उच्च न्यायालय, इन उच्च न्यायालय में मतलब कि एक न्यायाधीश के जो खंडपीठ होते हैं, जो बेंच होता है खंडपीठ, इनके निर्णयों की उसी उच्च न्यायालय में जैसे इलाहाबाद, मुंबई, कोलकाता, मद्रास और पटना उच्च न्यायालय में ही उससे बड़ी खंडपीठ में जो है अपील की जा सकती है और इस प्रकार की जो अपील होगा इसको लेटर्स पेटेंट की अपील कहा जाता है। अधीक्षण की जो शक्ति है इसके बारे में देख लेते हैं। अधीक्षण की शक्ति उच्च न्यायालय से संबंधित राज्य क्षेत्र में स्थित सभी प्रकार के न्यायालयों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है। राज्य में स्थित अधीनस्थ न्यायालय तथा विभिन्न अधिकरणों पर उच्च न्यायालय को जो है अधीक्षण की जो शक्ति है वो प्राप्त है। अधीनस्थ न्यायालयों के किसी भी न्यायाधीश के विरुद्ध उच्च न्यायालय अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है। जनपद न्यायाधीशों यानी जो जनपद न्यायाधीश होते हैं, इन न्यायाधीशों को अवकाश देने का अधिकार भी उच्च न्यायालयों के है यानी हाईकोर्ट को है। तो जनपद न्यायाधीशों को अवकाश देने का अधिकार किसको दिया गया है? उच्च न्यायालयों को दिया गया है। जनपद न्यायाधीशों को राज्यपाल के द्वारा अपने पद से तभी हटाया जाएगा जब उच्च न्यायालय के द्वारा इस संबंध में अनुशंसा की जाए। उच्च न्यायालय की अधीक्षण शक्ति में सैन्य न्यायालय जो है मिलिट्री जो कोर्ट है यह शामिल नहीं है। ध्यान में रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है अभिलेख का न्यायालय, ठीक है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, अभिलेख का न्यायालय। देखिए उच्चतम न्यायालय की तरह उच्च न्यायालय भी एक अभिलेख न्यायालय है। उच्च न्यायालय के निर्णय, कार्यवाही और कार्य लिखित रूप में होते हैं तथा उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णयों को एविडेंस के रूप में सुरक्षित रखा जाता है। ये निर्णय अधीनस्थ न्यायालयों में साक्ष्य के रूप में मान्य होते हैं। देखिए उच्च न्यायालयों को न्यायालय की अवमानना पर साधारण कारावास, आर्थिक दंड या दोनों प्रकार के दंड देने का अधिकार है। न्यायिक पुनर्विलोकन की जो शक्ति है इसके बारे में देख लेते हैं। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। उच्च न्यायालय की न्यायिक जो पुनर्विलोकन की शक्ति है वो राज्य विधानमंडल और केंद्र जो सरकार है, तो जो न्यायिक पुनर्विलोकन की जो शक्ति है उच्च न्यायालय को राज्य विधानमंडल व केंद्र सरकार दोनों के अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता के परीक्षण के लिए है। ठीक है, यदि वे संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें असंवैधानिक या अमान्य यानी शून्य घोषित किया जा सकता है। परिणाम स्वरूप सरकार उन्हें लागू नहीं कर सकती है। संवैधानिक वैधता के विषय में याद रखिएगा, संवैधानिक वैधता के विषय में
जो वैलिडिटी है, वैधता, इसके विषय में विधायी अधिनियमों या कार्यपालिका के आदेशों को निम्नलिखित आधारों पर चुनौती दी जा सकती है। पहला, मौलिक अधिकारों का हनन होने पर, भाग जो थर्ड में उल्लेख है इसके हनन पर। जिस प्राधिकरण के द्वारा यह तैयार किया गया है यह उसके कार्य क्षेत्र से बाहर है और ये संवैधानिक उपबंधों के विरुद्ध हो तो जो है इसको चुनौती दी जा सकती है। इस आधार पर इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो उच्च न्यायालयों की जो स्वतंत्रता है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, निम्नलिखित प्रावधानों के आधार पर उच्च न्यायालयों की स्वतंत्रता को समझा जा सकता है। पहला, न्यायाधीशों की नियुक्ति। इसके संदर्भ में अगर बात करें तो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का एक परामर्श मंडल, कॉलेजियम ही जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, जो कि राजनीतिक हस्तक्षेप से परे है। राजनीतिक हस्तक्षेप से यह परे है तो कॉलेजियम ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, इसको ध्यान में रखिएगा। कार्यकाल की जो सुरक्षा है इसके बारे में अगर देखें तो न्यायाधीशों को 62 वर्ष के आयु तक कार्य करने की जो है सुरक्षा दी गई है। इन्हें अपने पद से हटाए जाने की जो प्रक्रिया है वो कठिन है, क्योंकि साबित कदाचार के आधार पर उन्हें संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के द्वारा ही हटाया जा सकता है। इसके बाद वेतन आदि की जो सुरक्षा है इसके बारे में अगर देखें तो वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 के स्थिति को छोड़कर, वित्तीय आपात को छोड़कर, आर्टिकल 360 को छोड़कर, इसका जो संबंध है वो वित्तीय आपातकाल से है। तो इसको छोड़कर उच्च न्यायालय के वेतन, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, इनके वेतन और भत्तों में जो है कोई जो है अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 229 के तहत न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों को राज्य के संचित निधि पर भारित व्यय घोषित किया गया है। इसके बाद अवमानना पर दंड देने की शक्ति। अनुच्छेद 215 के अनुसार अगर बात करें तो उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करते हुए अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्रदान करता है। आचरण पर बहस नहीं। इसका मतलब अनुच्छेद 121 के तहत अगर बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के द्वारा अपने कार्य के निर्वहन के संबंध में किए गए आचरण पर संसद में बहस नहीं की जाएगी। ठीक है, महाभियोग प्रक्रिया को छोड़कर, महाभियोग प्रक्रिया के दौरान इनके आचरण पर जो है संसद में बहस किया जा सकता है, बाकी इसको छोड़कर नहीं किया जा सकता है। इसके बाद उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के बारे में देख लेते हैं। तो चलिए एक बार पूरी तरह से इसको एनालिसिस कर लेते हैं। एक तरफ है सुप्रीम कोर्ट और दूसरी तरफ है हाई कोर्ट। देखिए, सुप्रीम कोर्ट भारत में सुपनात्मक न्यायिक व्यवस्था है तथा सबसे उच्च शिखर पर कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। उच्च न्यायालय के संदर्भ में अगर देखें तो राज्यों की न्यायिक व्यवस्था में उच्च न्यायालय न्यायपालिका के शीर्ष पर है, राज्यों के स्तर पर। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट अगर बात की जाए तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो 65 वर्ष है, लेकिन हाई कोर्ट में ये उम्र 62 वर्ष है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट इसके न्यायाधीशों का वेतन भत्ता और पेंशन इत्यादि भारत के संचित निधि से दिए जाते हैं। वहीं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते इत्यादि राज्य के संचित निधि से दिए जाते हैं, जबकि पेंशन भारत के संचित निधि से दी जाती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को संसद के द्वारा पारित महाभियोग प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा पदच्युत या हटाया जा सकता है। वहीं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जा सकता है। हटाए जाने की जो प्रक्रिया है वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान ही होती है। इनको मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है वो सेम है, याद रखिएगा। देखिए, उच्चतम न्यायालय के पास सलाहकारी शक्ति, विशेष अनुमति से अपील और संघीय विवाद के निर्धारण की शक्ति होती है। तो याद रखिएगा, उच्चतम न्यायालय के पास क्या क्या होता है? सलाहकारी शक्ति होता है, विशेष अनुमति से अपील और संघीय विवाद के निर्धारण की शक्ति। वहीं उच्च न्यायालय के पास ऐसी कोई शक्ति या अधिकारिता नहीं होती है। देखिए, उच्चतम न्यायालय को अधीक्षण की शक्ति नहीं है। उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 227 के तहत अधीनस्थ न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 32 के तहत जारी की जाने वाली जो रीट है वो संपूर्ण भारत में मान्य होती है, और अनुच्छेद 226 के तहत अगर बात करें तो उच्च न्यायालय के द्वारा जारी की गई रीट संबंधित उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत ही मान्य होती है। इसके बाद उच्चतम न्यायालय की जो रीट अधिकारिता है, अनुच्छेद 32 स्वयं एक मूल अधिकार है
वहीं उच्च न्यायालय की जो रीट अधिकारिता अनुच्छेद जो 226 है, आर्टिकल 226, ये किसी भी व्यक्ति का मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो आर्टिकल 32 है वह एक मूल अधिकार है, लेकिन जो उच्च न्यायालय की रीट अधिकारिता है आर्टिकल 226, ये किसी भी व्यक्ति का मूल अधिकार नहीं है। उच्च न्यायालय से संबंधित जो अनुच्छेद है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए अनुच्छेद 214 क्या है, तो राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था, याद रखिएगा। अनुच्छेद 215 क्या है, तो इसमें उच्च न्यायालय अभिलेखों के न्यायालय के रूप में होगा। 216 में उच्च न्यायालय के गठन से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 216 के बाद जो अनुच्छेद 217 है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए नियुक्ति और अर्हताएं दी गई हैं। अनुच्छेद 218 उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय से संबंधित कतिपय प्रावधानों का लागू होना। अनुच्छेद 219 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ ग्रहण से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 220 में अस्थायी न्यायाधीश बहाल होने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध है। अनुच्छेद 221 में न्यायाधीशों का वेतन भत्ते इत्यादि दिए गए हैं। अनुच्छेद 222 में किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण से संबंधित प्रक्रिया दी गई है। अनुच्छेद 223 का जो उपबंध है वह कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, और अनुच्छेद 224 में अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 224 ए जो है उच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 225 में उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार दिए गए हैं। देखिए आर्टिकल 226 जो है कतिपय रिट याचिकाएं जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति, तो रिट जारी करने की जो उच्च न्यायालय की शक्ति है आर्टिकल 226 में दिए गए हैं। और 226 ए जो है अनुच्छेद 226 के तहत केंद्रीय अधिनियमों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं किया जाना, ये लेकिन निरस्त हो चुका है, अब हट गया है। आर्टिकल 227 जो है उच्च न्यायालय के जो उच्च न्यायालय है इसका सभी न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति है। आर्टिकल 228 के तहत अगर बात करें तो उच्च न्यायालयों में कतिपय मामलों का स्थानांतरण, और आर्टिकल 228 ए में क्या प्रावधान है, तो राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के विस्तारण के लिए विशेष प्रावधान, लेकिन अब यह निरस्त है। आर्टिकल 229 में क्या प्रावधान किए गए हैं, तो पदाधिकारी और सेवक एवं उच्च न्यायालयों के व्यय, और 230 में उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रावधान है। और आर्टिकल 231 में दो या दो से अधिक के लिए जो है एक साझे उच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित प्रावधान किया गया है। उच्च न्यायालय पीठ की अवस्थिति, जो उच्च न्यायालय पीठ की अवस्थिति और जो क्षेत्राधिकार है इसके बारे में दिए गए हैं, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। देखिए याद रखिएगा ये यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। जो राज्य क्षेत्रीय जो क्षेत्राधिकार है इसके बारे में ध्यान रखिएगा विशेष तौर पे। जैसे कोलकाता का उच्च न्यायालय जो था, कोलकाता उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 1862 में हुआ था, और इसका जो क्षेत्रीय अधिकार है वो किस किस राज्य में है, तो देखिए कोलकाता उच्च न्यायालय का जो क्षेत्रीय अधिकार है पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कोलकाता इसका जो है मुख्य खंडपीठ है। पोर्ट ब्लेयर में भी जो है खंडपीठ है, याद रखिएगा। कोलकाता मुख्य पीठ है और पोर्ट ब्लेयर में खंडपीठ है, तो कोलकाता इसका मुख्य पीठ है। ठीक है, मेन जो है वो कोलकाता में है। और मुंबई जो है, मुंबई हाई कोर्ट, इसकी स्थापना 1862 में हुआ था, और जो राज्य क्षेत्रीय अधिकार है वो है आपका महाराष्ट्र, दादरा नगर हवेली तथा दमन दीव और गोवा। और इसकी जो मुख्य पीठ है मुंबई में है, और नागपुर, पणजी और औरंगाबाद में जो है खंडपीठ है। मद्रास का जो उच्च न्यायालय है इसकी स्थापना 1862 में हुआ था, और इसका जो राज्य क्षेत्रीय अधिकार है वो कहां कहां पर है, तमिलनाडु और पुदुचेरी में। मद्रास में इसका मुख्य खंडपीठ है। इलाहाबाद का जो हाई कोर्ट है इसकी स्थापना 1866 में हुआ था, और इसका जो राज्य क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार है वो उत्तर प्रदेश है, और इलाहाबाद में इसका मुख्य पीठ है, और जो खंडपीठ है वो लखनऊ में है। कर्नाटक का जो हाईकोर्ट है इसकी स्थापना 1884 में किया गया था, और कर्नाटक में जो है इसका राज्य क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार है, और बंगलुरु इसका मुख्य पीठ है। इसके बाद पटना का आप देख सकते हैं, बिहार, पटना में इसका मुख्य पीठ है। जम्मू कश्मीर, इसका स्थापना 1928 में हुआ था, जम्मू कश्मीर में है और इसका क्षेत्राधिकार, और श्रीनगर व जम्मू में जो है इसका मुख्य खंडपीठ है।
मध्य प्रदेश का 1936 में स्थापना हुआ था। ये जो उच्च न्यायालय है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, और मध्य प्रदेश इसका क्षेत्राधिकार है। जबलपुर में इसका जो है मुख्य पीठ है और इंदौर और ग्वालियर में खंडपीठ है। पंजाब और हरियाणा का जो उच्च न्यायालय इसकी स्थापना 1947 में हुआ था। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ इसका क्षेत्राधिकार है। चंडीगढ़ इसका जो है मुख्य पीठ है। गुवाहाटी 1948 में इसका स्थापना हुआ था, और जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है इसका जो क्षेत्राधिकार है वो असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। सबसे जो इंपॉर्टेंट है कि जो आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य का जो उच्च न्यायालय है कब स्थापित हुआ था, उसका क्षेत्राधिकार मतलब कि कहां पर है और मुख्य पीठ कहां पर है, ये याद रखिएगा। और जो संयुक्त जो हाईकोर्ट है इसको याद रखिएगा। जैसे जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है इसकी स्थापना 1948 में हुआ। इसका क्षेत्राधिकार असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में है। और गुवाहाटी में इसकी मुख्य पीठ है। कोहिमा, इम्फाल, अगरतला और शिलोंग में इसकी खंडपीठ है। उड़ीसा का जो उच्च न्यायालय इसकी स्थापना 1948 में हुआ। उड़ीसा में इसका जो है मतलब कि कह सकते हैं कि क्षेत्राधिकार है, और कटक में इसका मुख्य पीठ है। राजस्थान आप देख सकते हैं, राजस्थान का जो उच्च न्यायालय इसका स्थापना 1949 में होता है। राजस्थान में इसका क्षेत्राधिकार है, और जोधपुर में मुख्य पीठ है, जयपुर में खंडपीठ है। आंध्र प्रदेश 1954, आंध्र प्रदेश और अमरावती में इसका जो मुख्य पीठ है वो अमरावती में है। केरल जो उच्च न्यायालय इसकी स्थापना 1958 में। केरल व लक्षद्वीप इसका क्षेत्राधिकार है, और एर्नाकुलम में इसका मुख्य पीठ है। गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना 1960 में हुआ था। गुजरात इसका क्षेत्राधिकार है, और अहमदाबाद में इसका जो है मुख्य पीठ है। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में हुआ था। दिल्ली इसका क्षेत्राधिकार है, और दिल्ली में ही मुख्य पीठ है। हिमाचल प्रदेश की स्थापना 1967 में हुआ था। हिमाचल प्रदेश में जो है इसका क्षेत्राधिकार है, यानी हिमाचल प्रदेश, और शिमला में इसका मुख्य पीठ है। सिक्किम उच्च न्यायालय की स्थापना 1975 में हुआ था। सिक्किम इसका क्षेत्राधिकार है, और गंगटोक में इसका मुख्य पीठ है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 में हुआ था। और उत्तराखंड, झारखंड का भी जो स्थापना है, ये मतलब तीनों का जो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 में हुआ था। छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्राधिकार है छत्तीसगढ़ में है, बिलासपुर में इसका मुख्य पीठ है। उत्तराखंड का उत्तराखंड में है, और मुख्य पीठ नैनीताल में है। और झारखंड का जो क्षेत्राधिकार है वो झारखंड में है, और इसका जो मुख्य पीठ है वो रांची में है। मेघालय जो उच्च न्यायालय इसके स्थापना 2013 में हुआ था। मेघालय में जो है इसका क्षेत्राधिकार है। शिलोंग में इसका मुख्य पीठ है। और मणिपुर और त्रिपुरा का भी जो स्थापना है उच्च न्यायालय का 2013 में ही हुआ था। मणिपुर का जो क्षेत्राधिकार है मणिपुर में है, और त्रिपुरा का जो क्षेत्राधिकार है वो त्रिपुरा में है। मणिपुर का जो मतलब कि जो मुख्य पीठ है वो इम्फाल में है, और त्रिपुरा का अगरतला में है। याद रखिएगा 7 केंद्र शासित प्रदेश विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों के अंतर्गत आते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तेलंगाना जो उच्च न्यायालय है इसकी स्थापना 2018 में हुआ। तेलंगाना इसका क्षेत्राधिकार है, और हैदराबाद में इसका मुख्य पीठ है। विशेष में अगर बात करें तो याद रखिएगा 6 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, बॉम्बे, गुवाहाटी, मध्य प्रदेश, मद्रास और राजस्थान की जो है एक अस्थायी खंडपीठ है। केवल कर्नाटक राज्य न्यायालय की 2 सर्किल खंडपीठ है, एक धारवाड़ में और दूसरा गुलबर्गा में। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए वर्तमान में चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के लिए एक ही साझा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में कार्यरत है। गोवा की विधिक सेवा की पूर्ति जो है बॉम्बे उच्च न्यायालय की पणजी स्थित खंडपीठ के द्वारा जो है होती है। और बॉम्बे, कोलकाता एवं मद्रास हाई कोर्ट के जो नए नाम है इसको ध्यान में रखिएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 जुलाई 2016 को बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता हाईकोर्ट का नाम बदलने का निर्णय लिया है। अब बॉम्बे हाईकोर्ट को मुंबई हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट को चेन्नई हाईकोर्ट और कलकत्ता हाईकोर्ट को कोलकाता हाईकोर्ट के नाम से जाना जाएगा। तो याद रखिएगा 2016 को बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता हाईकोर्ट का नाम बदलने का निर्णय लिया गया। इसके बाद देखिए अगले सेशन में न्यायिक समीक्षा के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।